ये बहुत पुराने दिनों की बात है। एक जगह पर एक व्यक्ति रहता था जो न अमीर था न गरीब। उसके 3 बेटे थे जो अत्यंत सुंदर और बेहतरीन युवक थे। वे शिक्षित, बुद्धिमान और समझदार थे। वे हमेशा अच्छे लोगों के साथ मेलजोल करते थे और बुरे लोगों से दूर रहते थे। सबसे बड़ा भाई तोहिन 32 साल का था और सबसे छोटा भाई काजल 16 साल का था। मंझले भाई का नाम तनवीर था। एक दिन उनके पिता ने तीनों बेटों को अपने पास बुला लिया, उन्हें पास बिठाया, स्नेह के साथ उनके सिर पर हाथ रखा और प्यार भरी आंखों से देखकर कहा, मेरे प्यारे बेटो, तुम्हें देने लायक कोई संपत्ति मेरे पास नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद जो कुछ भी रहेगा वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए मुझसे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करो। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ ही किया है जो मेरे सामर्थ्य में था। मैंने तुमको 3 बड़े उपहार दिए हैं। 1, मैंने तुम्हें एक स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर दिया है। 2, मैंने तुम्हें हथियारों का उपयोग सिखाया है और तुम असाधारण योद्धा बने हो। 3, मैंने तुम्हें साहस की शिक्षा दी है और अब तुम साहसी और निडर इंसान हो। अब मेरे 3 उपदेश सुनो और हमेशा याद रखो। 1, हमेशा ईमानदार रहना, इससे तुम जीवन में बहुत सी परेशानियों से बचोगे। 2, बेवजह शोर शराबा नहीं करना, इससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। 3, कड़ी मेहनत को अपना चरित्र बना लो, इससे तुम खुश और समृद्ध रहोगे। बाकी सब कुछ तुम लोग खुद ही संभाल लोगे। मैं तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, एक काला, एक बादामी और एक खाकी रंग का। तुम्हारे थैले में 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त खाना भी रख दिया है ताकि तुम्हारी यात्रा आसान हो। अब तुम यात्रा पर निकल पड़ो, दुनिया देखो और अनुभव प्राप्त करो। दुनिया को जाने बिना एक इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता। अपनी किस्मत आजमाओ और जो कुछ भी हासिल कर सको वो करो। यात्रा शुरू करो मेरे बेटों। ये बात कहकर पिता ने उनसे विदा ली। तीनों भाइयों ने यात्रा शुरू करने के लिए तैयारी की। अगले दिन सुबह भोर की रोशनी खिलने के साथ ही वे घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए पूरे दिन यात्रा करते रहे और अपने घर से बहुत दूर चले गए। जब शाम हुई और अंधेरा छा गया, तब वे रात बिताने के लिए एक जगह पर रुके। घोड़े से उतरकर उन्होंने खाना पीना किया और सोने के लिए तैयारी की। चूंकि जगह सुनसान और शांत थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि तीनों एक साथ नहीं सोएंगे। उन्होंने रात को 3 हिस्सों में बांट लिया और बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। पहले बड़ा भाई तुहिन पहरा देने लगा, बाकी 2 भाई आराम से सो गए। तुहिन अपनी तलवार लेकर बैठकर चारों तरफ देखने लगा और अपने भाइयों की रक्षा करने लगा। रात शांत थी और चांद की रोशनी से प्रकाशित थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। तुहिन तुरंत सतर्क हो गए और अपनी तलवार हाथ में लेकर तैयार होकर खड़े हो गए। जहां वे रुके थे वहां से कुछ दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था, लेकिन अब उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया है। भूख के कारण शेर अपनी गुफा से बाहर आ गया और तुहिन मैदान की तरफ आगे बढ़े। जब शेर उनके सामने आया तब वे बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि उन्हें अपने साहस पर पूरा भरोसा था। उन्हें केवल ये चिंता थी कि उनके भाइयों की नींद न टूट जाए, इसलिए वे कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। शेर जब उनके पीछे आया तब तुहिन घूमकर खड़े हो गए और तलवार से वार किया। इससे शेर का दाहिना पंजा घायल हो गया। घायल शेर दहाड़ते हुए उन पर हमला करने आया, लेकिन तुहिन बुद्धिमानी के साथ हट गए और बाएं पंजे पर जोर से तलवार चलाई। शेर ने फिर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन तुहिन ने मौका पाकर उसके सिर पर वार किया। इससे शेर वहीं गिर पड़ा और मर गया। शेर को मारने के बाद तुहिन ने उसकी चमड़ी से एक फीता काटा और अपनी कमर में बांध लिया। वे अपने भाइयों के पास लौट आए और इस तरह बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही देर बाद उनके पहरे का समय खत्म हुआ और वे लेट गए। अब तनवीर की बारी। तनवीर ने पहरा दिया, लेकिन उनके समय भी कोई समस्या नहीं हुई। इस तरह पहली रात सुरक्षित कट गई। सुबह तीनों भाइयों ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू की। वे लंबे समय तक चलते रहे और एक लंबा रास्ता पार किया। शाम के समय वे एक पहाड़ के पास पहुंचे, जहां एक बड़ा पेड़ और उसके नीचे एक झरना बह रहा था। उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं बिताएंगे। झरने के पास एक गुफा थी जहां सांपों का राजा नागराज रहता था, लेकिन भाइयों उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने सबसे पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाया, फिर पेड़ से बांधकर उन्हें साफ और मालिश किया और उन्हें खाना देकर खुद खाने बैठ गए। खाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि पिछली रात की तरह आज भी कोई बारी बारी से पहरा देंगे। इस तरह तनवीर और छोटा भाई काजल सो गए और बड़ा भाई तुहिन ने पहरा देने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पहरा देना शुरू किया, लेकिन उनके समय कोई विशेष घटना नहीं घटी।
इसके बाद मंझले भाई तनवीर की बारी आई। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कुछ देर बाद गुफा से सांपों का राजा नागराज बाहर आया। वो अपना लंबा सिर ऊंचा करके अपने विशाल शरीर को खींचकर और फुफकारते हुए सांस लेते हुए झरने की तरफ आगे आ रहा था। तनवीर बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने सोचा कि भाइयों की नींद नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए वे चुपके से झरने के उस पार खुले मैदान की तरफ दौड़ गए। सांप ने इंसान की गंध पाते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर पहुंचकर तनवीर रुके और अपनी तलवार से सांप की पूंछ पर जोर से वार किया। उनके वार से सांप जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन तनवीर बुद्धिमान थे और सांप का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने एक और वार किया, इससे सांप बुरी तरह से घायल हो गया। तीसरे वार में उन्होंने सांप को मार डाला। इसके बाद तनवीर ने सांप की चमड़ी का एक टुकड़ा काटा और अपनी कमर में बांध लिया और अपनी जगह पर वापस आकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उनके पहरे का समय खत्म हुआ, तब छोटे भाई काजल की बारी आई। उनकी बारी भी शांति से कटी और इस तरह दूसरी रात खत्म हुई। तीसरी रात वे एक बड़ी घाटी में पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी तीसरी रात बिताने का फैसला किया। खाने पीने के बाद पहले दोनों भाई बारी बारी से सो गए। के लिए आग जलाई। खाने के बाद दो भाई सो गए और सबसे बड़े भाई ने पहरा देना शुरू किया। इसके बाद मंझले भाई ने पहरा दिया और अंत में काजल की बारी आई। काजल सतर्क होकर बैठे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वे कान लगाकर सुनते रहे। बीच बीच में वे आंखें खोलकर चारों तरफ देखते और फिर बंद कर लेते। एक बार जब उन्होंने आंखें खोलीं, तब देखा कि आग बुझ गई है। ये देखकर उन्हें लगा कि आग फिर से जलानी चाहिए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई रोशनी नहीं दिखी। अचानक उनकी नजर दूर एक दीपक पर पड़ी, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और उस दीपक की तरफ रवाना हो गए। वे बहुत देर तक सवारी करते रहे और अंत में एक सुनसान घर में पहुंचे। वे घोड़े से उतरकर धीरे धीरे दबे पांव खिड़की के पास गए। अंदर झांककर देखा कि कमरे के अंदर रोशनी जल रही है। कमरे के बीच में एक चूल्हे के ऊपर एक देगची में खाना पक रहा है और उसके चारों तरफ लगभग 20 लोग बैठकर गप कर रहे हैं। उन सब के चेहरे भयानक थे और आंखें अजीब तरह से फटी हुई थीं। देखकर लग रहा था जैसे वे कोई साजिश कर रहे हों। ये तो डाकुओं का अड्डा लग रहा है। काजल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं उन्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊं तो ये एक ईमानदार इंसान का काम नहीं होगा। मुझे उनके बीच रहकर उनकी रणनीति और उद्देश्य जान लेना चाहिए, ताकि मैं मौके के अनुसार काम कर सकूं। ये फैसला लेकर वे दरवाजे के पास गए और हल्का सा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। एक अजनबी आदमी को इस तरह अंदर आते देखकर डाकू तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार हाथ में उठा लिए। काजल उनके सरदार की तरफ आगे बढ़े गए और बोले, जनाब, मैं आपका एक अदना सा दास हूँ, दूर के शहर से आया हूँ। इतने दिनों तक छोटे मोटे काम करता था, लेकिन बहुत दिनों से ही किसी दल में शामिल होने की इच्छा थी। आपके जैसे किसी शक्तिशाली दल की तलाश कर रहा था। आज भाग्य ने मुझे आपकी खोज दे दी है और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, अगर आप मुझे अपने दल में शामिल कर लें तो आपकी कृपा होगी। मेरी उम्र की तरफ मत देखिए, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। सुरंग खोदना, ताला तोड़ना और गुप्त रास्ता ढूंढ निकालना, ये सब काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। काजल की चालाकी ने डाकुओं को विश्वास दिला दिया कि वो उनके काम का आदमी है। सरदार ने बाकियों की तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में इतने कुशल हो तो हम तुम्हें अपने दल में शामिल कर लेंगे, लेकिन याद रखना, हमारे नियम बहुत सख्त हैं। विश्वासघात की सजा है मौत। रात बीत गई और डाकू गहरी नींद में लीन हो गए। काजल ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से दूसरा कमरा देखने गए। वे खामोशी से चलकर एक कमरे में पहुंचे। ये कमरा पहले कमरे से ज्यादा सजा हुआ था। दीवार पर कीमती कालीन और गहने लटके हुए थे और कमरे के बीच में एक अत्यंत सुंदर महिला की मूर्ति रखी हुई थी। काजल हैरान होकर बोले, इस महिला की मूर्ति दुनिया के किसी भी फूल से ज्यादा सुंदर है। वे धीरे धीरे मूर्ति के पास गए और देखा कि मूर्ति के दाहिने हाथ की उंगली में एक सोने की अंगूठी चमक रही है। उन्होंने अत्यंत सावधानी के साथ अंगूठी उतारी और अपनी जेब में रख ली। अब वे दूसरा कमरा देखने निकले। ये कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा सुंदर और शानदार था। दीवार पर कीमती हथियार, चमकते गहने और कई गुप्त रहस्य छिपे हुए थे। काजल ने सोचा, ये लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे यहाँ और भी कई रहस्य समझने होंगे, ताकि सही समय पर मैं उनकी योजना विफल कर सकूं। जब रात गहरी हो गई, काजल तीसरे कमरे की तरफ आगे गए।
ये कमरा पहले दोनों कमरों से भी ज्यादा शानदार और सुंदर था। दीवालों पर हल्के गुलाबी रंग के रेशम के पर्दे लटक रहे थे, जिन पर बारीक नक्काशी से सुंदर फूल बनाए गए थे। कमरे के बीच में एक चांदी की खाट रखी हुई थी, जिस पर एक अत्यंत सुंदर लड़की सो रही थी। ये लड़की इतनी सुंदर थी कि लग रहा था मानो ब्रह्मांड का सौंदर्य उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया हो। उसके चारों तरफ 16 दासियां गहरी नींद में मग्न थीं, जो मानो तारों की तरह उसकी रक्षा कर रही थी। लग रहा था मानो शुक्र और जोरा तारा भी उसके सौंदर्य के आगे सिर झुका चुके हैं। काजल धीरे धीरे दबे पांव खाट के पास गए। वे इतनी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि कोई हवा भी उनके आने की आवाज नहीं सुन पाई। खाट के पास जाकर उन्होंने देखा कि लड़की के दाएं कान में एक दुर्लभ रत्न जड़ा झुमका चमक रहा है। काजल ने धीरे धीरे झुमका खोला और अपनी जेब में रख लिया। अब वे वापस जाने के लिए तैयार थे। वे कमरे से बाहर निकले, बगीचे के महल में पहुंचे और दीवार पार करके बाहर निकल गए। घोड़े पर सवार होकर ही वे तेजी से अपने ठिकाने की तरफ रवाना हुए। जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचे तब उनके दो भाई तब भी गहरी नींद में लीन थे। काजल अपनी जगह पर बैठ गए और अपनी तलवार से खेलते खेलते सुबह का इंतजार करने लगे। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा और दुनिया से रात का काला पर्दा उठ गया। सुबह की रोशनी ने सब कुछ को प्रकाशित कर दिया और एक नए दिन की शुरुआत हुई। काजल ने अपने रात के अभियान की मन ही मन समीक्षा की और अगले कदम के बारे में सोचने लगे कि कैसे उनकी परीक्षा ली जाए ताकि सच्चाई खुद ही सामने आ जाए। मंत्री शफीक ने बादशाह के सामने एक योजना पेश की। उन्होंने कहा, हम तीनों अजनबी भाइयों की अलग अलग तरह से परीक्षा करके उनके साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे। जो असली साहसी होगा वो खुद ही साबित हो जाएगा। हो जाएगा। मंत्री शफीक ने बादशाह की बात पर सहमति दी और आदेश दिया कि तत्काल व्यवस्था की जाए। रात होने के बाद तीनों भाइयों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। उनके कमरे बहुत सुंदर और आरामदायक थे। उनकी परीक्षा के लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई थीं। पहले बड़े भाई तुहिन की परीक्षा ली गई। उसके कमरे में एक विशाल लोहे की तलवार रखी गई और अचानक से कमरे की बत्ती बुझा दी गई। एक प्रहरी की आवाज सुनाई दी, यहाँ एक छिपा हुआ दुश्मन है और वो तुम पर हमला कर सकता है। अगर तुम साहसी हो तो अपनी रक्षा करो। तुहिन ने तुरंत तलवार उठा ली और अंधेरे में दुश्मन को ढूंढने लगे, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तब वे थक कर वापस आकर बैठ गए। मंत्री शफीक ने यह देखकर बादशाह से कहा, यह व्यक्ति बहुत सतर्क है, लेकिन साहस का वो स्तर दिखाई नहीं देता जो बगीचे की घटना में देखा गया था। इसके बाद मंझले भाई तनवीर की बारी आई। उसके कमरे में एक शानदार परीक्षा रखी गई। एक कृत्रिम अजगर कमरे के बीच में रखा गया था, जो दिखने में एकदम असली जैसा लग रहा था। रोशनी बंद होते ही कमरे में एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी और कृत्रिम अजगर ने हिलना डुलना शुरू किया। तनवीर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ अजगर पर हमला कर दिया। वो तब तक वार करते रहे जब तक अजगर ने हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। मंत्री शफीक ने यह दृश्य देखा और कहा, यह व्यक्ति निश्चित रूप से साहसी है, लेकिन उसका काम अत्यंत भावुक है। शायद वो राजकुमारियों का सामान चुराने वाले साहसी व्यक्ति से अलग है। अंत में सबसे छोटे भाई काजल की परीक्षा ली गई। उसके कमरे में कुछ अत्यंत मूल्यवान धन संपत्ति रखी गई और कमरे के विभिन्न हिस्सों में जाल बिछाया गया। बत्ती बुझते ही एक गुप्त दरवाजे से दो प्रहरी प्रकट हुए। धन संपत्ति की रक्षा करने का नाटक करने लगे। काजल ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने प्रहरियों के साथ लड़ने के बजाय उनके पास गए और उनसे बात करना शुरू किया। काजल ने उनसे कहा, ये धन संपत्तियां बहुत मूल्यवान लग रही हैं, लेकिन इन्हें यहाँ छोड़कर जाना खतरनाक है। बल्कि अच्छा होगा कि इनकी सुरक्षा के लिए मुझे भी नियुक्त किया जाए। उनकी बातें और चालाकी ने प्रहरियों को हैरान कर दिया और उन्होंने जाल के फंदे में न फंसकर पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। मंत्री शफीक ने यह सब देखकर बादशाह से कहा, यह वही व्यक्ति है जो साहस के साथ बुद्धि और समझदारी का उपयोग करता है। निस्संदेह बगीचे में घटी घटना का असली नायक यही है। बादशाह ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाया और उनके सामने धन संपत्ति और राजकुमारियों का चोरी गया सामान पेश किया। बादशाह ने कहा, इन सामानों का असली दावेदार जो है वो सामने आकर इन्हें पहचाने और अपना दावा पेश करे। काजल एक कदम आगे गए और अंगूठी और झुमका निकालकर बादशाह को पेश किया। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया कि कैसे उन्होंने बगीचे में डाकुओं को मारा है और राजकुमारियों की रक्षा की है। बादशाह और उनके सभासद उनके साहस और चालाकी पर मुग्ध हो गए। बादशाह ने काजल को गले लगाया और उनके दो भाइयों को बहुत बड़ा इनाम दिया। तीनों भाइयों ने बादशाह को धन्यवाद दिया और अपनी नई यात्रा की तैयारी करने लगे। बादशाह और मंत्री ने पर्दे के पीछे से ही सारी बातें सुनी थी और उन्हें विश्वास हो गया था कि तीनों भाई साहसी और ईमानदार हैं। बादशाह ने मंत्री से कहा, ये युवक सच में असाधारण है।
हमें इनकी योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए और इन्हें उपयुक्त पुरस्कार देना चाहिए। मंत्री ने कहा, बादशाह अगर अनुमति दें तो। एक प्रस्ताव पेश करूं? बादशाह ने कहा। बोलो मंत्री। मंत्री ने कहा, तीनों भाइयों को सम्मान और पुरस्कार देकर महल में उच्च पद पर आसीन करें, ताकि वे अपने साहस और ज्ञान से राज्य की सेवा कर सकें। बादशाह ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी और तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया। जब तीनों युवक दरबार में उपस्थित हुए, तब बादशाह ने उनसे कहा, हमने तुम्हारी बात सुनी है और तुम्हारे साहस और ईमानदारी से अत्यंत मुग्ध हुए हैं। तुम जैसे साहसी लोग राज्य के लिए मूल्यवान संपत्ति हैं। बादशाह ने तुहिन को अपनी सेना का सेनापति बनाया, तनवीर को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और काजल को अपना विशेष सलाहकार और महल की गुप्त जानकारी का पर्यवेक्षक बनाया। इसके साथ बादशाह ने उन्हें मूल्यवान पुरस्कार दिया, जिसमें सोना, चांदी और जमीन का विशाल हिस्सा था। तीनों भाइयों ने बादशाह को धन्यवाद दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। इस तरह तीनों भाई अपने साहस, बुद्धि और ईमानदारी के कारण सिर्फ जनता के लिए उदाहरण ही नहीं बने, बल्कि राज्य के लिए मजबूत स्तंभ भी साबित हुए। बादशाह के दरबार से ज्यादा शांति और खुशी उनकी अपनी जमीन पर जीवन बिताने के फैसले में थी। उनकी मेहनत और अपनी जमीन पर वापस आने का फैसला उन्हें असल में सफल बनाता है। वे केवल अपने देश वापस नहीं आते, बल्कि अपने जीवन को अपनी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से सफल बनाते हैं। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि एक इंसान को अपनी स्वतंत्रता और सम्मान किसी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, यह आपको दीर्घकालिक सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं और इस तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।